फ्रेंड्स आप सभी कैसे हैं। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम ही हो गया होगा कि बीपीएससी द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कि बिहार प्राथमिक शिक्षक को एक 5 विकल्पों के साथ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी को लेकर रुक्मिणी पब्लिकेशन ने एक न्यू बुक लॉन्च किया था 5 विकल्प के साथ, जिसमें हम लोगों ने विज्ञान एवं पर्यावरण के प्रश्न को सबसे पहले देखना स्टार्ट किया था। पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने 1 से 50 और 50 से 100 यानी कि 50-50 का 2 सेट का वीडियो बनाया है। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर वीडियो को देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में विज्ञान एवं पर्यावरण के तीसरे सेट्स का हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों ये विज्ञान एवं पर्यावरण के प्रश्न कहाँ से आते हैं? कक्षा तीसरी से 5वीं के पर्यावरण एवं हम पुस्तक से, और कक्षा 8वीं 6ठी से 8वीं तक के विज्ञान के पुस्तक से आते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग सेट नंबर 3 101 से 150 प्रश्न को देखेंगे, यानी कि इसमें 50, इस सेट में 50 प्रश्न होंगे। तो चलिए दोस्त, हमारा पहला प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई पड़ता है? तो दोस्त मोमबत्ती की ज्वाला का जो मध्य भाग है वो पीला दिखाई पड़ता है। कैसा? पीला दिखाई पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मोमबत्ती के ज्वाला का मध्य भाग पीला दिखाई पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? क्या है? सबसे अधिक किस ईंधन का ऊष्मीय मान होता है? तो दोस्त हाइड्रोजन का होता है। किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाइड्रोजन यानी कि H2 भी इसे हम लोग हाइड्रोजन से लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का सबसे अधिक ऊष्मीय मान होता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन विस्फोट का उदाहरण है? तो विस्फोट का कौन उदाहरण है फ्रेंड्स? तो विस्फोट का उदाहरण है इनमें से पटाखा का उदाहरण, पटाखा का दहन, यानी कि पटाखा का जो जलना है वो विस्फोट का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा। पटाखा का दहन जो है विस्फोट का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, निम्न में कौन अज्वलनशील पदार्थ है? क्या है? अज्वलनशील पदार्थ है। तो अज्वलनशील पदार्थ कौन है? बर्फ, पत्थर, लोहा। तो इसमें लोहा अज्वलनशील, पत्थर अज्वलनशील है, बर्फ अज्वलनशील है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, क्या उपयुक्त में एक से अधिक, पत्थर भी है, बर्फ भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्त। अगला प्रश्न है हमारा, ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? क्या है? ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? तो ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? ज्वाला में कुल 3 क्षेत्र होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। ज्वाला में 3 क्षेत्र होते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं हम लोग? वनों को समाप्त करना वनों उन्मूलन कहलाता। क्या है? वनों उन्मूलन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। वनों उन्मूलन, हम लोग वनों को समाप्त करना वनों उन्मूलन कहलाता है। जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? विलुप्त हुए नहीं है लेकिन उनकी संख्या कम होती जा रही है और विलुप्त हो सकते हैं, तो ऐसे प्राणी संकटापन्न जंतु कहलाते। क्या है? संकटापन्न, यानी कि इनके अस्तित्व में संकट है, वैसे प्राणी संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या भारत में कुल फ्रेंड्स कितनी है? 54। कितनी? 54 बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है, वनों उन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? वनों उन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? भवन निर्माण, सड़क निर्माण, कागज उद्योग, शहरीकरण। तो फ्रेंड्स इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक कारण है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसमें से एक से अधिक कारण है तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा। सड़क निर्माण के कारण भी वनों का उन्मूलन हो रहा है, पेड़ का कटाई हो रही है, पेड़ को काट कर सड़क बना दिया जा रहा है, शहरीकरण हो रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर होगा। प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किसमें किया जाता है? तो प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किसमें किया जाता है फ्रेंड्स? इन सीटू में। किसमें? इन सीटू में। इन सीटू में वन प्राणी संरक्षण किया जाता है प्राकृतिक आवास का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इन सीटू में प्राकृतिक आवास का
वन प्राणी संरक्षण किया जाता है। हमारा प्रश्न नंबर 111 है दोस्तों, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं वे अभयारण्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभयारण्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ना कि चिड़ियाघर कहलाते हैं, ना कि राष्ट्रीय उद्यान। जिस प्राकृतिक आवास में वे संरक्षित होते हैं वे अभयारण्य कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गर्म पिंड से ठंडे पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो गर्म से ठंडे में ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है दोस्तों? चालन। क्या? चालन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। गर्म पिंड से ठंडे पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन कहलाता है। अगला प्रश्न है, वनो उन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? तो वनो उन्मूलन यानी कि वन की कमी, वन की कटाई का इसका अस्थायी हल क्या है? पुनः चक्रण। पुनः चक्रण है इसका अस्थायी हल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वनो उन्मूलन का अस्थायी हल है पुनः चक्रण। हमारा अगला प्रश्न है, गलत फ्रेंड्स, इसका पुनः चक्रण नहीं होगा, इसका क्या होगा फ्रेंड्स? पुनः वन रोपण होगा। क्या होगा? पुनः वन रोपण। हमने गलत बोल दिया, कोई बात नहीं, मिस्टेक होती है। पुनः वन रोपण होगा। हमें लग रहा था कि पुनः चक्रण नहीं, पुनः वन रोपण, यानी कि वन का कटाई हो रही है तो क्या हम लोग को फिर दोबारा वन को रोपना होगा, यानी कि हम लोग को पेड़ पौधों को दोबारा लगाना होगा, यानी कि पुनर्वन रोपण होगा। अब हमारा अगला प्रश्न फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 114, प्रयोगशाला तापमापी के ताप पाठ्यांक की सीमा कितनी होती है? यानी कि प्रयोगशाला थर्मामीटर जो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसकी ताप पाठ्यांक की सीमा कितनी होती है फ्रेंड्स? उसकी होती है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। क्या? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है? तो फिर से वनोन्मूलन का एक प्रश्न है फ्रेंड्स। वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है? दावानल और भीषण सूखा। तो दावानल मीन्स फ्रेंड्स क्या होता है मालूम है? दावानल मीन्स जंगल की आग, जंगल में लगने वाले आग एवं भीषण सुखाड़ पड़ने के कारण वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण, यानी कि पेड़ की कमी प्राकृतिक के कारण क्या क्या हो रहा है? दावानल और एक भीषण सूखा के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, संरक्षण का अर्थ क्या है? संरक्षण का अर्थ, तो संरक्षण का अर्थ क्या है दोस्त? रक्षण करना। क्या है? रक्षण, यानी कि उसका रक्षा करना। संरक्षण का अर्थ है रक्षण करना फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में भौम जल स्तर के निम्नीकरण का क्या कारण है? तो भौम जल स्तर के निम्नीकरण मतलब होगा फ्रेंड्स कि भूमिगत यानी भूमि के जो नीचे वाले जल के स्तर के हैं वो कम होने का क्या कारण है फ्रेंड्स? तो है वनो उन्मूलन। क्या है? वनो उन्मूलन, यानी कि वनों की अत्यधिक कटाई, वनों की कमी। भौम जल स्तर के निम्नीकरण यानी कि घटते रहने का क्या कारण है? भूमि के जल को, जिस वनो उन्मूलन इसका प्रमुख कारण है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि करना। ये भी सही है फ्रेंड्स। घरों एवं कारखानों का निर्माण, सबसे ज़्यादा कारण ये है घरों एवं कारखानों का निर्माण। और लकड़ी का उपयोग करना, लकड़ी का उपयोग करने से वनों की कटाई हो रही है, पेड़ की कटाई हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक कारण है। एक पहला कारण ये है फ्रेंड्स, दूसरा कारण ये है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक वन की कटाई के प्रमुख कारण है। हमारा प्रश्न नंबर 119, विश्व ऊष्मन के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन है? तो क्या है? विश्व ऊष्मन के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन है दोस्त? तो CO2। कौन है? CO2, यानी ये ऑप्शन नंबर बी। तो ये विश्व ऊष्मन क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता है? ये है ग्लोबल वार्मिंग। क्या है? ये है ग्लोबल वार्मिंग, ये है विश्व ऊष्मन। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वनों उन्मूलन से क्या क्या होता है? वनों उन्मूलन से क्या क्या होता है फ्रेंड्स? तो
वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप की वृद्धि यानी कि तापमान बढ़ जाती है और प्रदूषण के स्तर में भी वृद्धि हो जाती है। तो पेड़ की कटाई के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाता है और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। अब हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होती है? क्या है कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होती है? तो कोशिका में गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित होती है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर होगा। कोशिका में गुणसूत्र केंद्रक में ही उपस्थित होती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जो जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीवद्रव। जो कोशिका में पाया जाता है जेली जैसा ये पदार्थ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जीवद्रव जो है कोशिका में पाया जाता है, वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हमने क्या बोला? जीवद्रव? जी नहीं फ्रेंड्स, ये होगा हमारा कोशिका द्रव। क्या होगा? कोशिका द्रव, जीवद्रव नहीं, कोशिका द्रव। हमने गलत बोला, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कोशिका द्रव होता है जिसमें एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्या है? क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट हरी पत्तियां में पाई जाती है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लोरोप्लास्ट हरी पत्तियां में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? यानी कि सुसाइड बॉक्स जो भी कहें, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। किसे? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। लाइसोसोम है जो आत्महत्या की थैली कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न फ्रेंड्स, निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव है? तो एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेल्युलर जीव कौन है निम्नलिखित में से? तो मक्खी ये भी नहीं है, केचुआ ये भी नहीं है, मक्खी तितली ये भी नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर एक से करेक्ट आंसर होगा। एक कोशिकीय जीव इनमें से कोई नहीं है फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है, सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है? क्या है? अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? तो सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? जीन है। क्या है फ्रेंड्स? जीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, किसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? तो ऊर्जा का संयंत्र किसे माना जाता है फ्रेंड? तो ऊर्जा का संयंत्र माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है। इसे हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? क्या है? किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है दोस्तों? सैफरनीन। किसके द्वारा? सैफरनीन के द्वारा। किसके द्वारा? सैफरनीन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सैफरनीन के द्वारा अभिरंजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 129 है, जीव कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? क्या है? क्या नहीं पाए जाते हैं जीव कोशिका में? तो जीव कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया तो ये तो पाए जाते हैं, लाइसोसोम में भी पाए जाते हैं, यानी प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स, और यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। जंतु कोशिका में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 130, कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका कितने प्रकार की होती है फ्रेंड्स? तो कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। कोशिका 2 प्रकार की होती है। अब अगला प्रश्न है, पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग किसके के कारण होता है? तो कोशिकाओं का हरा रंग किसके कारण होता है फ्रेंड? तो पौधों की कोशिकाओं का रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण हरा रंग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड। हमारा अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? क्या जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो क्या अनुपस्थित होता है फ्रेंड जंतु कोशिका में? तो ये कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, यानी कि उपस्थित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का खोज कब हुआ? तो कोशिका का खोज कब हुआ? 1665 ईस्वी में। कब? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड।
जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई कौन है? तो जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई कोशिका है। कौन है? कोशिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, कोशिका है। अब हमारा अगला प्रश्न है, बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा? तो बर्फ में जब लकड़ी का चम्मच डाला जाएगा तो कुचालक होने के कारण उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 135 का। बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की। हमने बताया कि रॉबर्ट हुक ने की, कब की? 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? तो नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं फ्रेंड्स? तो नर और मादा मिलकर बनाते हैं फ्रेंड्स मुकुल। क्या? मुकुल बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। क्या? मुकुल नहीं, युग्मनज बनाते हैं। क्या फ्रेंड्स? युग्मनज, क्या युग्मनज बनाते हैं, सॉरी युग्मनज बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, युग्मनज बनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आज आज बहुत ज़्यादा है, 2-3 प्रश्न गलती कोई बात नहीं होती है। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? ये साइंस के सभी क्वेश्चन बहुत ही टफ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? तो आंतरिक निषेचन कहाँ होता है फ्रेंड्स? मादा के शरीर में। कहाँ? मादा के शरीर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। आंतरिक निषेचन मादा के शरीर में होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मादा युग्मजन और नर युग्मनज के संयोजन विधि क्या कहलाती है? नर और मादा के संयोजन विधि क्या कहलाती है? निषेचन। क्या कहलाती है? निषेचन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, निषेचन कहलाती है संयोजन की विधि। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 140, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हुए क्या कहते हैं? अंड प्रजक। क्या कहलाते हैं? अंड प्रजक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। अब हमारा अगला प्रश्न है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? कितनी संख्या होती है केंद्रकों में पाए जाने वाले युग्मनजों की? तो एक होती है, एक युग्मनज में केंद्रकों की संख्या एक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, एक होती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं वे जरायुज कहलाते हैं। क्या? जरायुज, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, ये सभी बीपीएससी टीचर, बीपीएससी 69 सभी चीज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है फ्रेंड्स। अलैंगिक द्विखंडन द्वारा जनन निम्न में से किस में होता है? तो अलैंगिक द्विखंडन द्वारा जनन किस में होता है फ्रेंड्स? तो ये पैरामीशियम में। किस में? पैरामीशियम में, कि पैरामीशियम में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 144, हाइड्रा में जनन की विधि क्या होती है? तो हाइड्रा में जनन की विधि क्या होती है फ्रेंड्स? मुकुलन। ये सभी फ्रेंड्स जितना हम लोगों को प्रश्न दिख रहे हैं सभी लगभग बायो के प्रश्न में दिख रहे हैं। अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है फ्रेंड्स? तो द्विविभाजन विधि द्वारा। किसके पूर्ण विधि? द्विविभाजन विधि द्वारा होती है। अब हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बाह्य निषेचन कहाँ होता है? क्या? बाह्य निषेचन कहाँ होता है? तो बाह्य निषेचन क्या होता है? मादा के शरीर के बाहर, मादा के शरीर के बाहर बाह्य निषेचन होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। अब हमारा अगला प्रश्न है, मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? तो मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? उष्मायन के लिए। क्यों? गर्मी प्रदान करने के लिए, उष्मायन के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस थर्मामीटर में पारा होता है? तो पारा किस थर्मामीटर में होता है फ्रेंड्स? तो पारा जो है क्लिनिकल थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर दोनों में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। हमारा 149 प्रश्न में है दोस्त, अलैंगिक जनन की विधि निम्न में कौन है? अलैंगिक जनन की विधि निम्नलिखित में कौन सा है फ्रेंड्स? तो मुकुलन द्वारा, बीजाणु द्वारा, द्विखंडन द्वारा। तो द्विखंडन एक हो गया, एक मुकुलन हो गया, तो यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। अब हमारा इस वीडियो का सबसे आखिरी का अंतिमवा प्रश्न है, निम्न में से किसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है? निम्न में से किसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है फ्रेंड्स?
तो ईस्ट और हाइड्रा, किसमें? ईस्ट और हाइड्रा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने इस वीडियो में क्या टॉप 50 क्वेश्चन को देखा है। इस प्रश्न नंबर 101 से लेकर हम लोगों ने 150 प्रश्न को देखा, जो सेट नंबर 3 है बिहार बीपीएससी टीचर के लिए। तो थैंक्स गाइज। अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में 151 से 200 प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट 50 वीडियो का एक सेट को देखेंगे। तो जब तक के लिए थैंक्स गाइज। जय हिंद दोस्तों। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।